2022 का क्वेश्चन है। ये अच्छे 4 स्टेटमेंट बनाए हुए हैं और ये एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है। इतना अच्छा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ है कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा से एक पैरा से 4 स्टेटमेंट यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है और इसी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और ये बिल्कुल ईजी है। देखो पहले आपको बताइए, देखो लास्ट जो टॉपिक है ये है एक्सचेंज एनर्जी के ऊपर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वुड एटॉमिक मॉडल, डी ब्रॉगी वेवलेंथ और हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। और जो रीनीट 2023 का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था मणिपुर वाले पेपर में वेव फंक्शन के ऊपर, इसको भी देखेंगे कि एनसीईआरटी से कहाँ से था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो सबसे पहले हमको पढ़ना है स्पेक्ट्रम के बारे में। देखो तो पहले हम देख लेते हैं जो एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो स्पेक्ट्रम में ये हुआ था कि जब हम प्रिज्म से एक वाइट लाइट को पास कराए थे तो हमको ये डिफरेंट बैंड्स ऑफ लाइट अपटेंड हुए थे। ये 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस होता है और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है इसमें कोई भी गैप नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे नहीं ग्रीन की यहीं से यहीं तक है। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है यहाँ पे गैप होता है, जैसे यहाँ पे ग्रीन का है, रेड का है, ये ब्लैक का हुआ, तो ये है लाइन स्पेक्ट्रम। और ये जो है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो हम स्काई में अपना रेनबो देखते हैं वो है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है पहले स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन क्या है। तो जब भी हम एक वाइट लाइट को पास कराते हैं एक प्रिज्म से तो सीरीज ऑफ कॉलर्ड बैंड ऑप्टेंड होता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखो जब हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये बहुत अच्छा यहाँ प्लान दे रखा है कि शॉर्टर वेवलेंथ, जितना ही स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वाला लाइट होगा उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा। तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन सा करेगा, वायलेट करेगा, जो कि हम रे ऑप्टिक्स के अंदर इसको पढ़ते भी हैं फिजिक्स में सेम एक्सपेरिमेंट को। और ये होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो कि रेनबो होता है, जो स्काई में हम लोग देखते हैं वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई भी लाइन नहीं होता बीच में। इमिशन स्पेक्ट्रम, अब देखो जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये 2 टाइप के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है जब कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तब जो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन हमें ऑब्टेंड होगा वो होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी डिटेल में देखेंगे इसको। देखो जो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इन गैसियस फेज होता है वो होता है लाइन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होता। ये यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इन गैसियस फेज वो होता है लाइन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता। ठीक है, और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक दे रखा है असर्शन इंजन क्वेश्चन टाइप में। देखो असर्शन ये बन सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन ए केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स। मतलब असर्शन ये होगा कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में अननोन एटम्स को। रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, हर एक एलिमेंट का यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये असर्शन रीजन बहुत अच्छा फ्रेम होगा। और यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम ये और स्कैडियम, ये सारे एटम का हमने डिस्कवरी इससे किया स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। यानी कि यही कि हर एक एलिमेंट का अपना लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, उसको यूज़ करके हम सबको डिस्कवर किए। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे असर्शन रीजन है, इसको मत छोड़ना, हो सके तो नोट कर लो अपने नोट्स में इसको। ठीक है, जो हमको डिटेल में पढ़ना है ये है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पढ़ना है पूरी डिटेल में। पहले ये देख लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, वहाँ पे सबसे पहले हमको पढ़ना है वेवलेंथ कैलकुलेट करके के बारे में। देखो तो जैसे वेवलेंथ जो है इसका जो फॉर्मूला ये है Rg² 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, देखो बुक में जो है n2 n1 दिखता है, लेकिन हम यहाँ पे n फाइनल n इनिशियल लिख रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। n फाइनल यहाँ पे कि जो फाइनल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल किया, और n इनिशियल जो कि जहाँ से फॉल किया। तो n फाइनल हुआ लोअर एनर्जी लेवल और n इनिशियल हुआ हायर एनर्जी लेवल। ये अभी एग्जांपल्स इसको देखेंगे। देखो जो ये RH है इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका जो है मीटर में ये वैल्यू होता है, लेकिन जो हम यूज़ करेंगे हमेशा वो 1/r यूज़ करेंगे और ये होता है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दोनों ही आप याद कर लो। देखो जो ये जेड का वैल्यू अगर हम 1 लें, जो हम वुड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे जो है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए डिटरमाइंड है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, जैसे हाइड्रोजन He+1, लिथियम +2, बेरिलियम +3। ठीक है, और देखो ये बहुत अच्छा टेबल दे रखा है, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होते हैं जितने भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, उनमें बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रिंट होते हैं, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड। ठीक है, और ये जो हर सीरीज किस स्पेक्ट्रल रीजन में लाई करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइमन लाई करता है अल्ट्रा वायलेट में, बाल्मर लाई करता है विजिबल में,
और बाकी जितने भी तीनों है ये लाई करते हैं इंफ्रारेड में। तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी क्वेश्चन से हम देखेंगे इसको कैसे याद करें, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जंप किया सेकेंड ऑर्बिट से 6 ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन जंप किया 2 सेकेंड ऑर्बिट फ्रॉम 6 ऑर्बिट, यानी कि 6 से जंप किया सेकेंड में। तो इनिशियल यहाँ पे कौन लेंगे हम, 6 लेंगे, फाइनल क्या है सेकेंड। देखो तो इसको सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आप तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो इसको, लेकिन आपको ये जो है लाइन स्पेक्ट्रा इसका बनाने आना चाहिए। इससे आपको क्वेश्चन को अगर मान लो एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा दिक्कत हो गया, समझ में नहीं आ रहा, तो आप इससे इसको क्लियर कर सकते हो। देखो सबसे जो अगर फर्स्ट लाइन जो है इसको बोलते हैं लाइमन, फिर सेकेंड को बाल्मर, थर्ड को पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर पिफन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकेंड से 2 पे फॉलो हुआ, तो बनाना कैसे है इसको। देखो जब 6 से हमको 2 पे फॉलो कराना है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन 6 से 2 पे आया तो फिर कौन कौन से लाइन स्पेक्टर बनेंगे। देखो तो 2 पे तो सबसे पहले जितने भी लाइन स्पेक्टर उसको पहले 2 पे फॉलो करा दो। जैसे 6 से 2 पे आया, 5 से 2 पे आया, 4 से 2 पे आया, 3 से 2 पे आया। फिर उसके बाद 3 पे जितने भी लाइन हैं, 6 से पहले 3 पे आया, 5 से 3 पे आया, फिर 4 से 3 पे आया, फिर 4 पे, फिर 5 पे। तो अगर हमको 6 से 2 का लाइन स्पेक्टर बनाना है तो पहले 2 पे ला दिए, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 1 पे, तो आपको बहुत अच्छे से बना दोगे। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी पूछते हैं, ठीक है। तो देखो एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला है -13.6 Z²/n² पर एटम, ये होता है। तो ये जो है आपको फिजिक्स के अंदर बहुत ही हेल्प करेगा, और यहाँ तो इंपॉर्टेंट है ही। इसको एग्जैक्ट याद कर लो कि हर सेल के अंदर एनर्जी क्या होगा, ठीक है। -13.6 एकदम रट्टा मार लो इसको, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही अच्छा एक टिपिकल क्वेश्चन है जो इसे पूछते हैं। देखो अगर दे रखा है कि 3 से 1 पे आया तो उसका वेवलेंथ लिम्डा, मतलब ठीक है, उसका एनर्जी 1 है। फिर 3 से 2 पे आया उसका 2 है, और 2 से 1 पे गया इसका 3 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो एनर्जी 1 = 2 + 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, जैसे हम लिखते हैं ना एनर्जी = hμ = hc/λ, सेम उसी तरह से। तो एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो आप लिख सकते हैं μ1 = μ2 + μ3। लेकिन एनर्जी जो है इन्वर्स रिलेशन होता है लेमडा के, तो 1/λ1 = 1/λ2 + 1/λ3। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही नहीं लिखेंगे कि λ1 = λ2 + λ3। ऑप्शन में ये भी गिवन होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि हम एनर्जी को ऐड करते हैं, ठीक है। एनर्जी E1 = एनर्जी E2 + एनर्जी E3, ठीक है। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी का खुद डायग्राम में दे रखा है। देखो लाइमन जो है ये अल्ट्रा वायलेट के अंदर लाई करता है, जो बाल्मर जो है ये विजिबल के अंदर, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बल्मा विजिबल, ठीक है। देखो जो विजिबल रेस है वो जो हम विवग्योर पढ़ते हैं ना, विवग्योर, वो विजिबल में लाई करता है। देखो तो जो वायलेट है उसका वेवलेंथ सबसे मिनिमम है, तो यहाँ पे हमको पढ़ना होता है पहले फर्स्ट लाइन और सेकेंड लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, लास्ट लाइन। देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन यानी कि लाइमन का तो फर्स्ट पे होगा ये, और फर्स्ट लाइन यानी कि 2 से 1 पे लाई करेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन यानी कि 2 से 1 पे फॉल करके इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी इस केस में मिनिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, और लैम्डा जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है। जो लास्ट लाइन होता है ये होता है इनफाइनाइट से 1 पे, जैसे अगर क्वेश्चन में गिवन है कि लास्ट लाइन ऑफ लाइमन यानी कि इनफाइनाइट से 1 पे इलेक्ट्रॉन फॉल किया, इस केस में एक्साइटेशन जो है मैक्सिमम है, तो एनर्जी जो है मैक्सिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, और लैम्डा जो है मिनिमम होगा। देखो आपको एनर्जी पूछ सकते हैं कि ये बताओ किस में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, किस टाइप के फॉल में इलेक्ट्रॉन में, तो जितना ही ज़्यादा एक्साइटेशन हो उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगा। कैसे, देखो मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पे फॉल कर रहा है और फिर 5 से 1 पे फॉल कर रहा है, तो पूछ देंगे कि एनर्जी किस में चाहिए ज़्यादा। देखो 3 से 1 पे आया और 5 से 1 पे आया, तो एक्साइटेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो एनर्जी जो है 5 से 1 में ज़्यादा चाहिए। अब एनर्जी जो है सीरीज के अंदर क्या ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है लाइमन का, फिर बाल्मर का, फिर पाशन का। ये आप याद करो, जैसे ये दे देंगे 3-4 ऐसे कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ऐसे हो रहा है, अब बताओ एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो पहले लाइमन का होगा फिर बाल्मर का होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो, और ये चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको नोट कर लो। आगे यहाँ पे दे रखा है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो उसी तरह से इन इनिशियल, ये फॉर्मूला आप
ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, आप ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन बना के इसको भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला ये है एन इनिशियल माइनस एन फाइनल इंटू एन इनिशियल माइनस एन फाइनल प्लस 1/2। ठीक है, इनिशियल क्या है, जो कि कहाँ से फॉल किया, और इन फाइनल है कहाँ पे फॉल किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन फॉल किया ग्राउंड स्टेट में, यानी कि फाइनली 1 पे, जैसे यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रॉन 6 से ग्राउंड स्टेट में फॉल किया, यानी कि इन फाइनल जो है वो 1 लेंगे। ठीक है, तो फिर बच गया यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया n-1 इंटू n/2। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में दे इलेक्ट्रॉन फॉल टू ग्राउंड स्टेट तो इसको हम ये यूज़ कर लेंगे। नंबर ऑफ लाइन इन ए गिवन सीरीज कैसे निकालेंगे, n फाइनल माइनस n इनिशियल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने के बाद आपको सारे इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। फाइंड टोटल नंबर स्पेक्ट्रल लाइन इन इंफ्रारेड रीजन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू सेकेंड ऑर्बिट फ्रॉम 6th ऑर्बिट, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है 6th से 2nd पे फॉल कर रहा है, तो बताओ कितने स्पेक्ट्रल लाइंस इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे। अब आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि इंफ्रारेड रीजन में कौन कौन से थे, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, लाइमन और बार्मन नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसका स्पेक्ट्रल लाइन बनाएंगे, 6 से हमको फॉलो कराना है 2 पे, तो पहले देखो, लेकिन हम यहाँ पे लाइमन और बार्मन को लेंगे नहीं क्योंकि हमको इंफ्रारेड पूछ रखा है, तो फिर 6 से फॉलो करेंगे 3rd पे, क्योंकि इंफ्रारेड जो है 3, 4, 5 में लाई करता है। तो 6 से पहले 3rd पे फॉल करा दिए, फिर 6 से पहले 4th पे फॉल करा दिए, फिर 5 पे, तो टोटल कितने लाइन हुए, 6 लाइन हुए। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो या आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, लेकिन इस फॉर्मूले में हम 6 और 2 नहीं यूज़ करके बल्कि 6 और 3 यूज़ करेंगे, क्योंकि इंफ्रारेड 3 तक ही रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन टू ऑल लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, जितने भी लाइन स्पेक्ट्रा है उसमें क्या कॉमन है, यही कॉमन है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक। वही अभी हमने पढ़ा कि कैसे हमने एटम्स का डिस्कवरी किया इस स्पेक्ट्रम की मदद से। तो हर लाइन स्पेक्ट्रम जो है हर एलिमेंट का यूनिक होता है। पहला इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, और हर एलिमेंट की लाइन स्पेक्ट्रम में, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट है तो सबका डिफरेंट होता है, लेकिन एक रेगुलर पैटर्न सब में होता है। तो वही बात है रहा है कि हर एटम का अपना स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, और लेकिन एक रेगुलरिटी सिमिलरिटी सब में होता है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है वोड मॉडल ऑफ एटम कैसे होता है। देखो, यहाँ पे वोड के जितने भी पोस्टुलेट हैं ये दे रखे हैं, पहले उसको हम समझेंगे, फिर इसके ड्रॉपिक्स क्या क्या है उसको देखेंगे। पहले यहाँ पे दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। मतलब वही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में ही, जिसका एनर्जी भी फिक्स्ड होगा और रेडियस भी फिक्स्ड होगा, उसको हम ऑर्बिट बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे दे रखा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 केस दे रखा है, बहुत ही समझने वाली चीज़ है। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन जितना ही न्यूक्लियस के पास में है, जैसे न्यूक्लियस में बहुत पास में इलेक्ट्रॉन है, तो जितना ही न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन है उतना ही वो स्टेबल होगा, और जो चीज़ जितना ही स्टेबल होगा उसका एनर्जी उतना ही कम होगा, और जो चीज़ जितना ही दूर है उसका एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जाएगा, यानी कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाएगा, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो ये यहाँ पे एनर्जी गेन करेगा और ये एक्साइटेड होकर यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। उससे लाइन यहाँ पे दे रखा है। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर आएगा, यानी कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आएगा, तो यहाँ से एनर्जी इमिट होगा। ठीक है, तो ये होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये दोनों केस यहाँ पे दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी दे रखा है कि एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूअस मैनर। फिर से इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे दे रखा था कि हाइड्रोजन एटम के अंदर, कहाँ पे गया, यहाँ पे दे रखा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर किसी भी गैसेस फेज के अंदर लाइन स्पेक्ट्रम ही ऑब्टेंड होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड नहीं होता। उसी लाइन यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, कि एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होता है हमेशा एटम के अंदर। जो हमारा स्काई के अंदर रेनबो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे यहाँ पे दे रखा है जो 3rd पोस्टुलेट है कि फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो देखो, हमको पता है एनर्जी इक्वल टू एच म्यू होता है, म्यू इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपन एच होगा। ठीक है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी कि एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। जैसे देखो mvr है, तो ये जो है हर एक ऑर्बिट का अपना फिक्स्ड होगा। ठीक है, और ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। यहाँ पे दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी कि 1,
2, 3, 4 इसके मल्टीपल हो, 1.5 के मल्टीपल ना हो। लेकिन अगर मान लो कि तुम क्वेश्चन में ये गिवन है कि क्या इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव हो सकता है जिसमें 1.5 इंटू एच अपॉन पाई दे रखा है, तो देखो ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में देता है एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई की इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एच अपॉन पाई है। तो देखते हैं यहाँ पे 1.5 इसको गलत मात बोल देना, इसको पहले हम एच अपॉन 2 पाई के फॉर्मेट में चेंज करके फिर देखेंगे यहाँ पे 3 है जो कि इंटीग्रल नंबर है, तो फिर ये सही है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल है किसी इंटीजर के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो ये यहाँ से एक बहुत अच्छा डेरिवेशन है जो कि आपको आगे मिलेगा, एम वी आर इजकल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई है, 2 पाई को अगर हम ले देते जाएँ तो 2 पाई आर इजकल टू एन इंटू एच अपॉन एम वी हो जाएगा, और आगे हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, तो होता है एन लेमडा हो जाएगा, एच अपॉन एम वी जो है वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा वुड मॉडल जिसको प्रूफ किया कि मैक्सवेल के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था उसके कारण से क्यों नहीं आखिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे फॉल करता, उसका यहाँ पे दे रखा है लाइन अच्छा सा कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई देयर, दैट इज़ वाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट आर अलाउड। ये होता ही है यहाँ पे कि जो चूँकि हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी फिक्स्ड है, तो यहाँ पे मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वर्क नहीं करता, इसीलिए हर ऑर्बिट का अपना एनर्जी फिक्स्ड है और वो अलाउ होता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पे दे रखा है, देखो हम यहाँ पे ये सलाइन लाइन नहीं पढ़ेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ही देख लेते हैं। पहले है रेडियस, रेडियस का जो फॉर्मूला है ये है कि 0.53, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, 0.53 इन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ एटम जो है वो इन स्क्वायर अपॉन जेड के प्रोपोर्शन में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जो है वो होता है -13.6 जी स्क्वायर अपॉन इन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो एनर्जी के जो है 3-4 फॉर्मूले हैं, आप याद कर लो, जो भी क्वेश्चन होंगे इस पे ही होंगे, तो वहाँ पे कोई वहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब जूल में चेंज कर रहे हैं, तो अच्छे से इसको बार बार याद कर लो जब इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी जो है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन इन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस ये याद करते जाना कि एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करता है, जेड स्क्वायर अपॉन इन स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस जो है इन स्क्वायर अपॉन जेड पे डिपेंड कर रहा था। अगर हम किलो जूल में लिखें, किलो जूल के अंदर ये होगा, ठीक है, और किलो जूल पर मोल के अंदर ये होगा, तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद कर लो। और ये लाइन बहुत ही अच्छा लाइन है कि एनर्जी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एन, यानी कि अगर हम एन का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, यानी कि जितना ही अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतना ही हमारा एन का वैल्यू इंक्रीज करते रहेगा। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कैसे हम याद कर सकते हो, तो तुम देखो जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 उसको पुट कर दो तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखो ये सबसे मतलब बेस्ट चीज़ लगता है कि मेरे टीचर ने बताया था इसको, आप ग्रेविटेशन पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, हर जगह ये चीज़ फॉलो होगा। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी के मॉड के इक्वल होता है और पोटेंशियल एनर्जी के हाफ इक्वल होता है। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे मॉड दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आप इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रिड्यूबल कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू जूल के अंदर क्या होता है, तो ये होता है, ये भी याद कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहीं पे दे रखा है। आगे देखते हैं एनर्जी गैप बिटवीन दी ऑर्बिट कैसे निकालेंगे। तो एनर्जी गैप कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हम अभी यहाँ पे वेवलेंथ का देखे थे कि आर जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल स्क्वायर -1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर, तो सेम यहाँ पे गिवन है। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके सेंटीमीटर में और मीटर में दो फॉर्मूले हैं, याद कर लो, सेम ही है, बस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में जैसे भी गिवन हो उसकी आप कर सकते हो। टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है मतलब जनरली 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, ये होता है। आर जो था वो था एन स्क्वायर अपॉन जेड पे डिपेंड कर रहा था, और वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रहा था जेड अपॉन एन पे। इसको जो हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है ये याद कर लो, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है तो जेड अपॉन एन पे, ये याद कर लो। और एनर्जी को तो पता ही है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे दे रखा है। जो फोर्थ पॉइंट ये था, वोर थ्योरी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू आयंस कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यही बताया कि वोर थ्योरी जो उसी के लिए बस एप्लीकेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए एप्लीकेबल है, जैसे He+, Li+2, Be+3, बस उसके लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वही है, किस पे डिपेंड करता है तो जेड अपॉन एन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे भी दे रखा है।
ठीक है। तो अब है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन, जो हम पर क्या है कि एनर्जी गैप कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला है। बाकी डेरिवेशन है आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ फोटोन का निकालो, जो कि जब इलेक्ट्रॉन 5 से 2 पे जाएगा तो क्या होगा। देखो तो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे ये एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर दिया, एनर्जी निकाल के फिर वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं और फिर वहाँ से वेवलेंथ निकाल रहे हैं। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल आप वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर लो, 1/λ=r। जेड हाइड्रोजन के लिए है तो Z=1 हो जाएगा, और इन फाइनल का स्क्वायर माइनस इन का स्क्वायर। ठीक है, और फिर वेवलेंथ निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी C/λ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो लिमिटेशन ऑफ वोर मॉडल। अब वोर मॉडल का क्या क्या लिमिटेशन है ये इंपॉर्टेंट है। पहला कि इसने जो है बता नहीं पाया कि ड्यूप्लेट के बारे में, यानी कि कभी कभी क्या होता है स्पेक्ट्रम में दो लाइन बहुत ही क्लोज आ रहे थे, टू क्लोजली स्पेस लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा ये है दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, यानी कि ये बस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए ही एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन को छोड़ के किसी दूसरे के लिए एप्लीकेबल नहीं था। जैसे He+1 के लिए ही था, He के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर वोर थ्योरी वाज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो वो ये रहा था कि जब, बस ये याद कर लो कि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण अगर स्प्लिटिंग हो रहा था स्पेक्ट्रल लाइन का, जैसे हम पढ़े ना कि हाँ हाइड्रोजन से जब भी हमको अपटेंड होता है तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, लाइन स्पेक्ट्रम अपटेंड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हो रहा था स्प्लिटिंग उसको बोलेंगे हम लोग जीमेन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो हो रहा था स्प्लिटिंग उसको बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। तो स्प्लिटिंग दो टाइप का था, मैग्नेटिक वाला और इलेक्ट्रिक वाला, ये दोनों नाम आप याद कर लो। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, कैसे एटम जो है कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये इनके लिमिटेशन से एक बार बस आप देख लो। आगे यहाँ पे दे रखा है दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी कि डी ब्रॉगली का पूरा कॉन्सेप्ट, और फिर हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको भी देखेंगे। पहले है डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है डुअल बिहेवियर शो करता है, यानी कि बोथ पार्टिकल और वेव। ठीक है, जैसे हम फोटोन का पढ़े थे कि यहाँ पार्टिकल मतलब उसमें मोमेंटम भी होता है, वेवलेंथ भी होता है, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ भी होगा और मोमेंटम भी होगा। देखो जो वेवलेंथ होता है ये शो करता है इसका वेव नेचर को, और जो मोमेंटम जो है ये शो करता है पार्टिकल नेचर को। जैसे हम बॉल को एक थ्रू करते हैं आगे, तो इसका हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई कार्ड है तो कार्ड को हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शो करता है पार्टिकल नेचर को शो करता है, और वेवलेंथ जो है ये वेव नेचर को शो करता है। सो यही यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो था H/mv, वेवलेंथ H/mv, जिसको हम मोमेंटम बोल दिए। तो वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मोमेंटम के। ठीक है, अब जो डी ब्रॉगली का जो प्रिडिक्शन था फिर ये कंफर्म कैसे हुआ एक्सपेरिमेंटली, तो जब हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है ये डिफ्रैक्शन शो करता है, तो डिफ्रैक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिनन है वेव का, यानी कि जो वेव है वो डिफ्रैक्शन शो करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव नेचर शो करता है। यहाँ से कंफर्म हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे मास ऑफ द बॉल दे रखा है और वेलोसिटी ऑफ द बॉल दे रखा है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो बस फॉर्मूला पे पुट कर दो, आ जाएगा। जो वेवलेंथ है ये वेव नेचर को शो करता है, इसको अच्छे से याद कर लो, और जो मोमेंटम है ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, अब देखो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे जितने भी मॉडिफाइड फॉर्मूले बन सकते हैं ये हैं कि H/mv तो पता ही मोमेंटम का, फिर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज कर दें, ये होगा H/√2m काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइनेटिक एनर्जी को QV में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, यहाँ पे V जो है वोल्ट है। तो ये चारों आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। डी ब्रॉगली में, फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले पुट कर दो। ठीक है, तो ये आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और इस सारे क्वेश्चन पे थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी करना। ठीक है, देखो एंगुलर मोमेंटम जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है H/2π के, इसको थोड़े मॉडिफाइड कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा 2πr = n λ। अब देखो 2πr जो है सर्कल का सर्कम्फ्रेंस होता है, तो ये होगा सर्कम्फ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लो एक बार। और नंबर ऑफ वेव पूछ दे इन एन ऑर्बिट, तो यही सेम लाइन आएगा, अगर आएगा इसे क्वेश्चन तो वहाँ पे जो ऑर्बिट नंबर है वही उसका नंबर ऑफ द वेव होता है किसी भी ऑर्बिट में। तो इसको अच्छे देख लो, और ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे फिर क्वेश्चन दे रखा है, बस सिंपल इसको मास कैलकुलेट करना है फोटोन में क्या होगा, अगर वेवलेंथ दे रखा है तो मास को यहाँ पे इसी फॉर्मूला को मॉडिफाइड करके इसे निकाल लेंगे। अब है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो इसमें ये है कि हम साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही टाइम पे किसी भी इलेक्ट्रॉन का या पार्टिकल का पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम बता नहीं सकते।
ठीक है, सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वहीं यहाँ पे तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन एच बाई अपन 4 पाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसको और थोड़ा मॉडिफाइड कर देंगे, मोमेंटम को एम भी लिख देंगे तो वी यहाँ पे आ जाएगा और एम नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये देखो 2018 में क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछते हैं कि ये हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो बस इसको याद कर लो कि ये एनर्जी है और ये टाइम है, ये भी एप्लीकेबल है, इसका ही मॉडिफाइड फॉर्म है ये भी है। तो ये तीनों आप याद कर लो, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे है, ठीक है। आगे देखो यहीं दे रखा है, इसको मॉडिफाइड करके दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं। डेल्टा एक्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में कितना अनसर्टेन है। और डेल्टा पी क्या होता है या डेल्टा वी, तो ये मोमेंटम है और ये है वेलोसिटी, ठीक है। आगे यहाँ पे दे रखा है क्या इसका सिग्निफिकेंस है, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था हिंसेनबर्ग का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो इसके ही मदद से हम जो बोर्ड का था कि एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ और ट्रैजेक्टरी फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स, यानी कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, जो वो नहीं दिया था कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करेगा, तो उसको इसने खारिज कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम उसके एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को साथ में नहीं बता सकते। तो इसको ही इसने रूल आउट किया था, एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ। इसने बोला कि वेव लाइक उसका ट्रैजेक्टरी होगा, फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही ये रूल आउट हुआ था। फिर देखो जो सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हुआ, इज़ नॉट पॉसिबल सिमिलरली टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी। वही सेम है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और उसका वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन का एक साथ। द इफेक्ट ऑफ हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही है। जो हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये बस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा है, बस जो हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उस पर डेल्टा एक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी डेल्टा वी का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस फोन में पुट करते जाओ और आंसर लेते जाओ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन वही हैं। अब देखो लास्ट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रीज़न था फेल्यूर होने का वोर मॉडल को। देखो तो वोर मॉडल का जो फेल्यूर का पहला ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट। जो अभी ने देखा, बोर्ड ने बोला था कि एक वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये वेव नेचर का होगा और इसका ऑर्बिट फिक्स्ड नहीं होगा। सेकंड है द वेव कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर्ड इन वोर मॉडल। वोर मॉडल के अंदर जो है वेव कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्यों वोर मॉडल आखिर फेल हो गया, ठीक है। अब वो फेल हो गया तो उसको अब डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया, जो कि सही है 100% और यही मॉडर्न फिजिक्स का पूरा बेसिक है, ठीक है। तो ये अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम मैकेनिक्स का कैसे यूज़ हुआ यहाँ पे। देखो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, बस माइक्रोस्कोपिक है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो उनके लिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है वेव फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, बस अब 2 मिनट समझ जाओ कि देखो ये सिंबल का मतलब होता है साई और ये होता है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं इस सिंबल से। देख के डरो मत, बिल्कुल ईजी, कोई मतलब सारी ये टॉपिक्स हैं, बस एक बार समझ लो। और जो साई का स्क्वायर होता है, जो मॉड का स्क्वायर होता है साई का, वो बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे या नहीं आएंगे, उसको डिटरमाइन करता है साई का स्क्वायर। उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस रीजन में पाया जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये होता है साई का स्क्वायर, ठीक है। और साई को लिखते कैसे हैं, देखो ये यहाँ पे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेव फंक्शन है साई विच आर कैरेक्टराइज्ड बाई 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, 3 ही क्वांटम नंबर इसको डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यही 3 क्वांटम नंबर ही इसके कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करते हैं वेव फंक्शन को, जो कि जैसे आपको हर टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि वेव फंक्शन लिखा होगा फिर NLM साथ में लिखा होता है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिखा होता है ऐसे साई 210, तो ये 2 जो है ये n का वैल्यू है और ये 1 जो है ये l का वैल्यू है और 0 जो है ये m का वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिर अगर आपको ये पता नहीं है कि हाँ इस फॉर्मेट में लिखते हैं इसको, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तीनों जो है इसको डिटरमाइन करते हैं वेव फंक्शन को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि वेव फंक्शन इज मैथमेटिकल फंक्शन। देखो इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है वेव फंक्शन का, और जो वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है उसका फिजिकल मीनिंग होता है। ये एनसीईआरटी में 3-4 बार रिपीट किया हुआ है, इसको भी देख लेंगे। देखो जो रीनीट 2023 का क्वेश्चन था, जो कि मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने एक बार भी ऐसे पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन हो जाता लास्ट ईयर जो मणिपुर का पेपर था। दी
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शन टू द साई स्क्वायर। सेम लाइन एनसीईआरटी मतलब नीट में आया हुआ था कि कैसे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोपोर्शन होता है साई के स्क्वायर पे, ठीक है। और देखो वहीं देखो, अगर हम जो ये साई का स्क्वायर है अगर 1 है यानी कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के, अगर वो साई का स्क्वायर 0 है वहाँ पे यानी कि नोड है, वहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। बस कुछ नहीं है कि जो साई का स्क्वायर होता है ये डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन का चांस है कि नहीं मिलने का, ठीक है। अगर वो 1 है इक्वल टू में यानी कि वहाँ पे बिल्कुल चांस है, प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने के। लेकिन अगर वो 0 आ रहा है यानी कि नोड है, जिसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नोड, तो नोड ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके नहीं पाए जाएंगे। सो यही है। और साई का जो है कोई फिजिकल मीनिंग होता है, लेकिन साई स्क्वायर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है उसका फिजिकल मीनिंग है, ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, और जो नीट में देखो अगर एनसीईआरटी में कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई चीज़ रिपीट नहीं होता। अगर रिपीट हो गया जैसे यहाँ पे बार बार रिपीट हुआ है लाइन, तो ये सेम लाइन नीट में आया हुआ है। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो रहा है तो उसको जरूर से अच्छे से देख लो। यहाँ पे पहला पॉइंट जो दे रखा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है, पहले इसका है फीचर। दूसरा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये वेव प्रॉपर्टी को शो करता है इलेक्ट्रॉन के, दूसरी स्टेटमेंट है। तीसरा है बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही है, ठीक है, जो कि हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है। फोर्थ दे रखा है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होता है ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। ये चारों हो गए। फिफ्थ वाला जो है ये एग्जाम में आया हुआ है इस साल, ये सेम लाइन है, चाहो तो क्वेश्चन भी चेक कर लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एट एटम विद इन एटम इज प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, यानी कि ये साई का स्क्वायर, यही जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। अगर ये किसी जगह पे 0 है यानी कि वो नोड है, ठीक है। अब देखो अब आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर देखो एनसीईआरटी से पढ़ो, लेकिन बहुत ज़्यादा देर रहेगा कन्फ्यूज हो जाओगे। आप कोशिश करो अपने टीचर के नोट से ही पढ़ने के लिए इसको। देखो क्वांटम नंबर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है। 4 टाइप के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ये सेल और ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे KLMN वो हो गया। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब सेल को बताता है, जैसे SPDF हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ऑर्बिटल होते हैं ना, इसको ये बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे है, किसी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कैसे है, उसका स्पिन ऊपर है नीचे है, उसको बताता है। तो ये चारों क्वांटम नंबर है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इजिकल टू 1 2 3 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल ऑर्बिटल इन अ सेल, किसी भी सेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, n स्क्वायर से हम निकाल लेंगे उसको। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल कितने होंगे, तो देखो एक सेल के अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2n स्क्वायर से हम उसको निकाल लेंगे। जितने ऑर्बिटल होंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो जितने ऑर्बिटल निकलेंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर नंबर ऑफ सेल, सब सेल कितने होंगे, n होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे दे रखा है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, देखो एल जो है ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू जो है 0 to n-1 तक होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो SPDF ये सब सेल हैं, इनके लिए एल का वैल्यू क्या हो सकता है, एस के लिए 0 होगा, पी के लिए 1, तो आपको एकदम रट्टा होना चाहिए माइंड पे। पी का 1 होगा, डी का 2 होगा और एफ का 3 होगा, ठीक है। इन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ एंटी पैरेलल स्पिन, यानी किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल कितने होंगे, 12+1, यानी किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो 12+1 हो सकते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं सबसेल के अंदर, तो 2 × 12+1 यानी कि 4l+2 हो सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, बार बार इसको याद कर लो, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इस पर। फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है ये होता है √L × l+1 × h/2π। ये इंपॉर्टेंट है कि एल का मैक्सिमम वैल्यू n-1 ही हो सकता है, 0 से लेके n-1 तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। देखो वैल्यू ऑफ m जो है -L से लेके +L तक होगा, और इसमें 0 जो है इंक्लूडेड होगा। जैसे अगर S है तो S के लिए L का वैल्यू 0 होगा, m क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। P जो है उसके लिए L का वैल्यू 1 है, तो m जो है -1 से लेके +1 होगा, लेकिन 0 बीच में इंक्लूडेड होगा, तो ये हो गया। फिर m जो है गिव ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3D स्पेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो जो m जो है ये ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का कैसे है
ठीक है। तो ऑर्बिटल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वेश्चन इस पे जरूर करते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पे। स्पिन क्वांटम नंबर जो है, इस पे दो इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल डिस्टिंग्विश बाई, मतलब किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर से ही डिस्टिंग्विश करते हैं। जो ऊपर वाला होगा उसको हम +1/2 लिखेंगे या नीचे को -1/2 लिखेंगे, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत आते हैं। एक मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, बोल रहा है इसमें कौन कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है। देखो एक एक करके देखते हैं। पहले एक बार तुम ट्राई कर लो इसकी शॉर्ट लेके। पहले दे रखा है यहाँ पे n=3 है, तो l=2, m=0 और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड देखो यहाँ पे n=5 है और l=5 है, नहीं ये गलत होगा, बिकॉज l का मैक्सिमम वैल्यू जो है n-1 तक हो सकता है, यानी कि अगर ये 5 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो l=3 है, l=0 है, तो m=-1 नहीं हो सकता। अगर l=0 है तो m= भी 0 होगा, क्योंकि m का वैल्यू जो है -l से लेके +l तक होता है, ठीक है। तो 0 है तो फिर भी 0 ही होगा, तो ये भी गलत है। फिर यहाँ पे n=4 है, l=2 है, ठीक है, m=-2 है, ठीक है। यहाँ पे s=3/2 है, ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि +1/2 या -1/2 ही हो सकता है, 3/2 तो हो ही नहीं सकता। एक ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बार बार पूछ लेते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो इसका होता है √s × s+1 × h/2π। इसको बस याद कर लो, इतने इस पर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इस पर यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और DNF ब्लॉक के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। और इसका बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रिक मैंने लिखा है, देखो पहले सुन लो। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं? √n × n+2 bm यानी कि वोल्ट मैग्नेटॉन, और n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि कितने जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 आ रहे हैं, ठीक है, तो देखो एग्जाम में ना कैलकुलेट नहीं करना होता इसको। अब अगर 3 है तो अप्रोक्स याद कर लो 3.87 वैल्यू होगा, बस जो जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतने होंगे, उसके डेसिमल पॉइंट बाद आप 894 कुछ भी ऐड कर लो, मतलब ठीक है, इससे 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर n=4 है तो ये 4.89 समथिंग होगा, अगर n=5 है तो 5.9 होगा। तो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वहीं उसके मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। बस पॉइंट के बाद आप डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ भी आप ऐड कर लो, लेकिन 345 ये सेम होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो, ये अब NCERT से हम देख लेना एक बार। तो l= जो है वो SPDF के लिए क्या वैल्यू होता है? 0 1 2 3 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है ये क्या बताता है? द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सिट। मतलब कुछ नहीं है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन बताता है ऑफ ऑर्बिटल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कौन बताता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। वही बात है यहाँ पे l=0 है तो m=0 होगा, l=1 है तो m का वैल्यू -1 से +1 होगा, l=2 है तो m का वैल्यू -2 से +2 होगा, तो ये बिल्कुल सेम है। आगे यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन नंबर, मतलब ठीक है। देखो जो हमने पढ़ा था अभी कि वोर ने बस ये ड्यूप्लेट के बारे में कुछ नहीं बताया था, ठीक है। ड्यूप्लेट जो होते हैं कि 2 लाइन्स क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, ये ट्रिपलेट, उनके बारे में नहीं बताया था, और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो 2 स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द ओरिएंटेशन आर डिस्टिंग्विश बाय, मतलब किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? तो ऐसे करेंगे, जो एक होगा ये +1/2 होगा और एक -1/2 होगा, वो यही बता रखा है। अब यहाँ पे समराइज करके दे रखा है जितने भी चारों क्वांटम नंबर है उसके समरी यहाँ पे दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो सम अप करके दे रखा है चारों क्वांटम नंबर को, पहला है n जो है ये डिफाइंड सेल के लिए डिफाइंड होता है और डिटरमाइन करता है साइज एंड एनर्जी को, ठीक है। जो ये है n है और l है, ये शेप ऑफ दी ऑर्बिटल को देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। l ऑल्सो डिटरमाइन दी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि मतलब एनर्जी जो है n भी डिटरमाइन करता है और l भी डिटरमाइन करता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये ओरिएंटेशन बताता है ऑफ ऑर्बिटल। देखो बोला ना, जब भी NCERT में कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये 4 अभी बार रिपीट हो गया कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो इसको रट लो भाई अच्छे से, ठीक है। देखो ये ही देखो मैंने अभी 3-4 बार दिखाया हुआ है आपको क्वेश्चन, ये कि जो नीट 2023 में क्वेश्चन था वेव फंक्शन के ऊपर, कि स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सेम क्वेश्चन यहाँ भी स्टेटमेंट दे रखा है, इसीलिए पूरी NCERT में 5 बार इसको रिपीट किया गया है और ये क्वेश्चन आया है नीट में इस साल, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दे रखा साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग होता है, और ये बताता है किसी भी प्लेस पे
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको याद कर लो, कितना बार रिपीट हो गया ये। देखो, और ये सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ बता दो ऑर्बिटल क्या होगा, n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू 3 है तो l का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो दे रखा है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। उससे पहले पढ़ने से पहले हम यहाँ पे नोड के बारे में पढ़ लेते हैं, नोड क्या होता है। तो अभी पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहाँ पे 0 है उसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए कभी भी उसको नोड बोलेंगे। टोटल नंबर नोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1। दो टाइप के नोड होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। उनको कैसे हम फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके, तो टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला होता है n-1। जो रेडियल नोड होता है उसको हम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं और नोडल सरफेस भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n-l-1। और जो एंगुलर नोड होता है उसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन और इसको l से डिटरमाइन करते हैं। तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या आता है n-1, रेडियल नोड का n-l-1 और एंगुलर नोड का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वही होता है। तो ये यहाँ से आप इसको नोट कर लो। नोड के बारे में ये 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नोड के कैसे फाइंड करोगे उसको। अब आता है शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। दी ऑर्बिटल वे फंक्शन, फिर से आ गया उसको, फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज़ नो फिजिकल मीनिंग। देख लो, ये इस बार हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कितनी बार रिपीट कर दिया कि जो साई है उसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता और जो साई स्क्वायर है उसका फिजिकल मीनिंग होता है। तो उसको याद कर लो, कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है जो है वेव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है और इसी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और ये बिल्कुल इजी है। देखो, पहले आपको पता ही है कि जो साई स्क्वायर है अगर ये 1 के इक्वल है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है फाइंड होने के। अगर साई स्क्वायर 0 आ रहा है किसी जगह पे यानी कि वो रेडियल नोड है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये ग्राफ दे देगा, आपको पूछ देगा कि इसमें कितनी नोड पॉसिबल हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये याद कर लो, एनसीईआरटी दे रखा है कि ये 1s के लिए ग्राफ है और ये 2s के लिए ग्राफ है। देखो, रेडियल नोड का फॉर्मूला आपको पता है n-l-1, ठीक है। उससे हम फाइंड कर सकते हैं किसी, अगर 1s है तो उसके लिए कितने होगा, तो 0 रेडियल नोड होगा, 2s में 1 रेडियल नोड होगा। ग्राफ किसके किसके बीच में है पहले देख लेते हैं, साई स्क्वायर अपॉन रेडियस, उसके बीच में ग्राफ है। यहाँ पे साई स्क्वायर 0 हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी किसी भी प्लेस पे अगर साई स्क्वायर 0 हो रहा है यानी कि वहाँ पे रेडियल नोड बनेगा। देखो, तो इस प्लेस पे साई स्क्वायर 0 है यानी कि एक नोड यहाँ पे है, इसमें एक भी नोड नहीं है, यहाँ पे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे साई स्क्वायर 0 हो रहा है तो ये है यहाँ पे रेडियल नोड। इस फिगर के अंदर एक रेडियल नोड है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा कि हर फिगर के अंदर कितना रेडियल नोड है। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख रखा है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। देखो, पहले यहाँ पे दे रखा है कि बताओ आइडेंटिफाई दी ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल ग्राफ है, कुछ नहीं करना, सिंपल आप देख लो कि 1 2 3 4 टोटल 4 टाइम्स यहाँ पे जो साई स्क्वायर है ये 0 हो रहा है, ठीक है। यानी कि रेडियल नोड कितने होंगे, 4 होंगे। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1 और ये 4 के इक्वल है। l क्या होगा यहाँ पे, चूँकि s के लिए है तो 0 होगा, यहाँ से n हम फाइंड कर सकते हैं तो 5 s का है ये ग्राफ। तो ऐसे ही आप इसको फाइंड कर सकते हो, बहुत ही इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से याद कर लो कि जो ये साई होते हैं ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन होते हैं। साई स्क्वायर फिर से बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, देखो फिर से यहाँ पे लाइन है कि इतनी बार ये लाइन दे रखा था एनसीईआरटी में, 6-7 बार रिपीट किया हुआ लाइन और यही नीट में आया हुआ क्वेश्चन है इस साल कि स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन जो है वो डिटरमाइन करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट। तो इसको जो छोड़ के गया होगा तो एग्जामिनर क्या ही बोले कि अब हम एनसीईआरटी में इस 8 बार 7 बार इसको रिपीट किया हुआ है, आप पढ़ के नहीं आए तो आपकी गलती है, ठीक है। सेम लाइन 1s और 2s के लिए जो यहाँ पे दे रखा है उसको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ 1s में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इज मैक्सिमम एट ए न्यूक्लियस और डिक्रीजेस शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। यानी कि जो 1s का ग्राफ है ये और ये, इसमें ये है कि न्यूक्लियस के पास बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल चांस है इलेक्ट्रॉन होने के, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ये कम होते जा रहा है। तो ये बातें यहाँ पे देखा है, वही बातें यहाँ पे 2s के लिए लिखा है। नोड का डेफिनेशन क्या होगा, द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू 0, बात वही है, उसको बोलेंगे नोडल सरफेस या नोड। जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए उसको बोलेंगे नोड, ठीक है। और टोटल नोड कैसे निकालते हैं, n-1 से। अब देखो यहाँ पे एक टर्म दे रखा है बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बस कुछ नहीं याद कर लो कि जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है वो कांस्टेंट हो जाए उसको बोलेंगे हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ठीक है। वो लाइन भी यहाँ पे दे रखा है कि द बाउंड्री सरफेस डायग्राम इन द स्पेस ऑर्बिटल ऑन विच द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल डेंसिटी इज कांस्टेंट।
बस इतना याद कर लो कि जो बाउंड्री स्पेस डायग्राम है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होता है। बस ये कांस्टेंट टर्म याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे ये दे रखा है कि द साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एन। जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ाएंगे जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और फिर से देखो यहाँ पे फिर से वापस ये लिख रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है साई स्क्वायर इज कांस्टेंट एट ए गिवन सरफेस, साई इज ऑल्सो कांस्टेंट ओवर द सरफेस, द बाउंड्री सरफेस। देखो मतलब यहाँ पे तीन टर्म्स दे रखा है कि साई स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट होता है किसी गिवन सरफेस पे, बाउंड्री सरफेस डायग्राम पे, और साई इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम पे साई स्क्वायर भी कांस्टेंट होता है और साई भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो जो 2p ऑर्बिटल होते हैं वो 2px 2py 2pz हो सकते हैं। 2px यानी कि x के एलोंग जो है इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, 2py यानी कि इसके y के एलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, 2pz यानी कि z के एलोंग होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो जो होते हैं d ऑर्बिटल्स उसमें दो टाइप के होते हैं। एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होता है जैसे dxy dxz dyz, और एक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एलोंग द एक्सिस होता है जैसे dx² - y² और dz²। ठीक है, ये दोनों फिगर दे रखा है। अब देखो नीट 2022 का क्वेश्चन है, ये अच्छे अच्छे 4 स्टेटमेंट बनाए हुए हैं और ये एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है। इतना अच्छा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ है कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा से एक पैरा से 4 स्टेटमेंट यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है कि द शेप ऑफ dxyz आर सिमिलर टू ईच अदर एंड dx² - y² और dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। ये बिल्कुल सही लग रहा है कि हाँ dxy dyz dxz एक टाइप के होते हैं और dx² - y² और dz² एक टाइप के होते हैं। मैंने भी यही मारा था 2022 में और मेरा गलत हुआ था, तभी मैंने आके वापस इस सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ा था जैसे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए थे और इस साल भी क्वेश्चन आए हैं इससे। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि 5d ऑर्बिटल जो है उसमें dxy dyz dxz और dx² - y² ये सारे सिमिलर होते हैं, और जो फिफ्थ है dz² ये डिफरेंट होता है बाकी से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पाए जाते हैं ऐसे करके, इसलिए dz² डिफरेंट होते हैं, बाकी चारों सेम टाइप के होते हैं। यहाँ पे दे रखा है 3 सेम टाइप के होते हैं और फिर 2 सेम टाइप के होते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। चारों सेम टाइप के होते हैं और dz² डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये बाकी स्टेटमेंट यहीं पे देते हैं। देखो ये यहाँ पे दे रखा है कि ऑल 5 3d ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। जितने भी 3d के 5 ऑर्बिटल होंगे सबकी एनर्जी सेम होंगे। ये यहाँ पे दे रखा है कि इन एन एटम ऑल 5 3d ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी, बिल्कुल सेम लाइन है यहाँ का। और ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था, और ये फोर्थ स्टेटमेंट है कि 3d के जितने भी ऑर्बिटल होंगे सबकी एनर्जी सेम होंगे। आगे दे रखा है कि d ऑर्बिटल फॉर विच n इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा जितने भी हैं 4d और 5d हैव शेप सिमिलर टू 3d ऑर्बिटल बट डिफरेंट इन एनर्जी एंड साइज। दे रखा है कि 4d और 5d का सिमिलर होगा शेप, लेकिन एनर्जी और साइज डिफरेंट होगा। ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है कि 5 4d ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर होगा टू द 3d ऑर्बिटल, यानी कि 4d और 3d का शेप सिमिलर होगा, और यहाँ पे ये दे रखा है। तो देख लो कितना अच्छा एक पैरा से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया और आया हुआ है। इस साल आप रिस्क मत लो, भले आप कोई दूसरी कोचिंग के पैकेज करो या ना करो, लेकिन एनसीईआरटी जरूर करके जाओ अच्छे से। ठीक है, बाकी यहाँ पे दे रखा है कि टोटल नोड जो होता है n-1 से निकालेंगे, जो एंगुलर नोड होता है n-1 से होगा, और रेडियल नोड यही होता है। ठीक है, आगे अब दे रखा है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसको तो आप याद कर लो, बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है। आप आकाश एलियन जो भी कोचिंग के टेस्ट दो उसमें आपको जरूर मिलेंगे एक क्वेश्चन कि हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसको याद कर लो। 1s सबसे कम होगा और जैसे जैसे इधर इंक्रीज करेंगे वो इंक्रीज करते रहेगा। ठीक है, दी ऑर्बिटल इसको आप n+l से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दी ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट। हाँ, डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होता है ये केमिकल वर्णन के अंदर डिटेल में पढ़ना है, बस यहाँ पे समझ लो कि जितने भी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम हो उसको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर SPDF ऑल हैव डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, तो जितने भी, हाँ मतलब अभी आगे हम पढ़ें डिटेल में इसको कि किसी भी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम जितने भी SPDF है सबके एनर्जी डिफरेंट होंगे, हमने यहाँ पे देखा है अभी। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है कि एनर्जी का जो ऑर्डर है इंक्रीज करता है, सबसे कम S में होगा, फिर P में होगा, फिर D में होगा, सबसे ज़्यादा F में होगा। ठीक है, इसको आप n+l रूल से कैलकुलेट कर दोगे, अभी हम देखेंगे उसको। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट देता है शील्डिंग इफेक्ट और
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तो आपको पढ़ना है डिटेल में पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं। होता ये है कि ये न्यूक्लियस है और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। मान लो कि हम लेते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टारगेट करते हैं, न्यूक्लियस इसको अपने आप अपने पास अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है। तो ये हुआ न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जो भी बाकी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं ये इसको रिपेल कर रहे होंगे, क्योंकि निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस अपने तरफ बुला रहा है कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बीच में है ये सारे उसको धक्का दे रहे हैं कि बाहर चले जाओ। तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? तो न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस का चार्ज है माइनस शील्डिंग पावर। शील्डिंग पावर क्या होगा कि जो भी ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, उसको बोलेंगे शील्डिंग पावर, ठीक है। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज छोड़ो, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग पावर। और शील्डिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? एस पी डी एफ। सबसे ज़्यादा शील्डिंग पावर होता है एस में होता है और सबसे कम होता है एफ में। इसीलिए हम वहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर और एफ ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे एफ ऑर्बिटल का और डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर कम होता है, ठीक है। बस ये वही सेम चीज़ यहाँ पे दे रखा है। इन प्लस सेलुलर कैसे दिखते हैं उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है, देखो आप कोचिंग का टेस्ट दो, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पूरे साल में एक बार, और ये नीट 2024 के लिए पक्का ये क्वेश्चन आएगा। हम लोग लास्ट ईयर टारगेट करते इसको कि ये बहुत क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आकाश के टेस्ट में और एलियन के मॉक पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहे थे, और आप इसको ध्यान से अगर नहीं समझोगे तो एग्जाम में गलत कर दोगे। तो ये नीट 2024 के लिए एक पक्का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लेना इसको। देखो ये है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सब सेल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो है कम होगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे इसको? देखो ये हमने पढ़ा था अभी एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर एन को हम सेम कर दें, अगर जेड को इंक्रीज करेंगे तो ई का वैल्यू डिक्रीज करेगा बिकॉज निगेटिव साइन है। बस वही है कि जेड इंक्रीज करेंगे तो ई का वैल्यू डिक्रीज करेगा। वहीं यहाँ पे है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी जो है डिक्रीज करेगा, अगर एन का वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ठीक है। ये नीट 2024 का आने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ऑर्डर याद कर लेना, लिख लेना इसको कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा अगर एन कांस्टेंट है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो। बाकी यहाँ पे देख लो, अब है फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल के, ठीक है। तो देखो हम एक बार में पढ़ लेते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होगा, इससे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। और बहु प्रिंसिपल क्या है कि अगर सबसेल के अंदर विथ मिनिमम एनर्जी, देखो जब भी हम फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, सबसे पहले जिसका एनर्जी कम है उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे। सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फील्ड ऑफ फर्स्ट देन हायर। इसको फिर पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने n+l रूल निकाला, ठीक है। जिसका n+l वैल्यू कम है उसमें एनर्जी कम होगा, सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3p6 और 4s2, इसमें n+l वैल्यू सेम हो जाता है। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे? तो जिसका n का वैल्यू लो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ेगा। तो ये है n+l रूल। जैसे इसको आप ऑर्डर ये जो है ये याद कर सकते हो। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, जैसे 3p6 और 4s2, यहाँ पे n+l वैल्यू दोनों का सेम हो रहा है 4 और 4। इसको हम जिसका n का वैल्यू कम है, जैसे यहाँ पे 3 जो है वो कम है 4 से, तो 3 पहले फिलअप होगा फिर 4 फिलअप होगा। तो ये है n+l रूल। फिर नेक्स्ट है हुन्स रूल। हुन्स रूल ये बताता है कि सेम ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील होगा सिंगली अपवर्ड देन अपोजिट स्पिन में। तो ये है हुन्स रूल है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा सिंगल, जैसे ये है मान लो p ऑर्बिटल है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली अपवर्ड फिलअप होगा फिर डाउनवर्ड। तो ये है हुन्स रूल है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने बताया है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर भी अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो यही था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन यानी कि सबको भगा दिया, मतलब कि एक्सक्लूड कर दिया कि ना किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर चारों सेम नहीं हो सकता, 3 सेम हो सकता है, ठीक है। मान लो n, l, m सेम हो गया, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों का अच्छे से नोट कर लो, कंफ्यूज मत होना, इस पर क्वेश्चन अच्छे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के जो स्टेटमेंट है कि हाँ किसी भी दो एटम का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। फिर ओनली एटम इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन द मोस्ट हैव अपोजिट स्पिन। वही बात है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन जो है डिफरेंट होगा ही होगा। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि एक किसी क्वांटम नंबर हो सकते हैं वो 2n² होंगे। देखो
एन स्क्वायर तो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। ठीक है, फिर हुन्स रूल। ठीक है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप देख लो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द इट सिंगली ऑक्युपाइड। यानी कि देखो कैसे, पहले हम लोग सिंगली ऑक्युपाई करेंगे फिर उसका पेयरिंग करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले ही पेयरिंग कर दिया फिर सिंगल ऑक्युपाई करनी, पहले एक बार इलेक्ट्रॉन को हम बढ़ेंगे सिंगली अपवर्ड फिर उसका पेयरिंग करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरी बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको एक बार स्किप कर सकते हो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्पिटिटिव फील्ड सेल, जो भी और कॉम्पिटिटिव फील्ड सेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे हम कोर इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं है कि देखो, जो कॉम्पिटिटिव फील्ड सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेल के अंदर हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि कॉम्पिटिटिव फील्ड नहीं है। ये यहाँ पे दे रखा है, देखो क्रोमियम के अंदर और कॉपर के अंदर 2 एक्सेप्शन होते हैं। जब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल को, क्योंकि इसके एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होता है और ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी। देखो जैसे ये क्रोमियम है, तो क्रोमियम का होता है 4:3d4 होना चाहिए था, लेकिन होता है 3d5, क्योंकि 3d5 जो है हाफ फील्ड है। इसे हम जब डी का लिखेंगे तो हाफ फील्ड है, सारे पहले हाफ फील्ड हो जाएंगे, तो इसका एनर्जी ज़्यादा होता है और ये स्टेबल अच्छा होता है। इसीलिए क्रोमियम का लिखते हैं 3d5 और कॉपर में लिखते हैं 3d10, जबकि 4s1 और 4s1 लिखते हैं, 4s2 नहीं लिखते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। देखो लास्ट जो टॉपिक है ये है एक्सचेंज एनर्जी के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता ये है कि जैसे हम अभी बोले कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज सेम टाइप की ऑर्बिट जो होते हैं, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे देखो ये जो है इससे एक्सचेंज करेगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, ये जो है फिर इससे 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 करेगा, फिर ये जो है इससे। इस तरह से जो सेम स्पिन के, जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले के साथ, और जो नीचे वाला है नीचे वाले के साथ एक्सचेंज कर सकता है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, उसके कारण से स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो इस पर एक अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो टोटल एक्सचेंज एनर्जी ऑफ 3d5, यानी कि 3d5 का टोटल मतलब एक्सचेंज एनर्जी है, मान लो हम 5x यूनिट मानते हैं, तो फिर 3d6 का टोटल एक्सचेंज एनर्जी क्या होगा। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, तो इसके अंदर टोटल एक्सचेंज जो है 10 है। ये इन चारों के साथ एक्सचेंज किया, फिर ये इन तीनों के साथ किया, फिर ये इन दोनों के साथ, फिर ये इसके साथ, तो टोटल एक्सचेंज हुआ 10 है। तो 10 = 5x है। अगर हम 3d6 का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि इसमें एक ही स्पिन वाला, मतलब डाउनवर्ड स्पिन वाला एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी 5 तो अपवर्ड स्पिन है और डाउनवर्ड वाला एक ही है। तो हम क्या बोलें कि जब भी कोई एक्सचेंज करेगा तो अपवर्ड वाला अपवर्ड के साथ ही कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक्सचेंज 10 ही होगा, क्योंकि डाउनवर्ड में एक ही है, ये किसी से एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक्सचेंज 10 होगा और 5x ही होगा। तो 3d5 या 3d6 दोनों का एक्सचेंज यूनिट 5 सेम ही होगा, 5x ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि क्लॉकवाइज एक्सचेंज विथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक्सचेंज विथ एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स अ लॉट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना।